नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारी देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं जिससे कि आपको कृषि क्षेत्र में आसानी हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें और आपको फसलों का उत्पादन भी अच्छा मिले। तो आइए जानते हैं क्या है विशेष अपने आज के इस सेगमेंट में। हमारे देश में रेशम की साड़ियों का विशेष स्थान है। पुराने समय से ये भारतीय नारी का परंपरागत पहनावा है। भारत की रेशमी साड़ियां देश के बुनकरों की शिल्प कला का ज्वलंत उदाहरण है। इसीलिए भारत में रेशम कीट पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। रेशम कीट पालन करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। रेशम उत्पादन या इसकी खेती को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किसानों को भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1949 में रेशम बोर्ड की स्थापना की गई थी। रेशम कीट पालन कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। ग्रामीण क्षेत्र में कम लागत में इस उद्योग में शीघ्र उत्पादन शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि कार्य और अन्य घरेलू कार्यों के साथ भी इस उद्योग को आसानी से किया जा सकता है। उत्पादन की प्रक्रिया के अनुसार रेशम दो प्रकार का होता है। पहला शहतूती रेशम यानी मलबरी सिल्क और दूसरा गैर शहतूती रेशम यानी नॉन मलबरी सिल्क। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। वहीं बिना शहतूत वाले रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। रेशम उत्पादन के कई फायदे हैं, जैसे रेशम कीट पालन में रोजगार की पर्याप्त क्षमता है। रेशम कीट पालन से किसान कम समय में अधिक आय ले सकते हैं। खास बात ये है कि रेशम कीट पालन को महिलाएं भी बड़े आराम से कर सकती हैं। अगर सही मार्गदर्शन में किसान रेशम कीट पालन की ट्रेनिंग लेकर इस व्यवसाय को अपनाएं तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कीट से तैयार कोकून से रेशम निकालने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। रीलिंग मशीनरी, रीलिंग प्रोसेस पैरामीटर, मैनुअल और मैकेनिकल ऑपरेशंस में शामिल मानव कौशल और पानी की गुणवत्ता ऐसे प्रमुख कारक है जिनका कच्चे रेशम की उत्पादकता और गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। इनमें कोकून की गुणवत्ता कच्चे रेशम की उपज और उत्पादकता पर प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखें। बेहतर गुणवत्ता वाली रेशम के लिए कोकून को गर्म हवा में सुखाया जाना चाहिए। इससे प्यूपा मर जाता है। साथ ही कोकून शेल की परतें आसानी से अलग की जा सकती है। कोकून का भंडारण। कोकून को लंबी अवधि के भंडारण के लिए एक उपयुक्त भंडारण कक्ष में रखा जाता है। कोकून भंडारण में कमरे के केंद्र में 20 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान होना चाहिए और कमरे के अंदर की हवा में करीब 55% आर्द्रता होनी चाहिए ताकि कवक कोकून पर हमला ना कर सके। कोकून की छटाई। इस दौरान कोकून की छटाई की जाती है। इस दौरान खराब या डबल कोकून, मटमैला कोकून, पिघला, संक्रमित या फिर विकृत कोकून को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद रेशम के रेशे निकाले जाते हैं जिनका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की चीजें बनाने में किया जाता है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा
देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, पशु ही हमारा असली धन है और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। तो आज के हमारा पशुधन सेगमेंट में क्या है खास आपके लिए, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मधुमक्खी पालन कृषि आधारित व्यवसाय है। ये भूमिहीन किसानों के लिए आय का सबसे अच्छा विकल्प है। जो भी किसान इस कुटीर उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, वो छोटी सी जगह से और कम व्यय पर इसे शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय से अकेले शहद ही नहीं बल्कि अन्य उत्पाद जैसे बी वेनम, बी पोलिंग, बी वैक्स, रॉयल जेली भी मिलते हैं। इन उत्पादों से अतिरिक्त मुनाफा भी होता है। आजकल के युवा किसानों के बीच खेती और बागवानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये कम खर्चीला और बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। शहद और मधुमक्खी पालन का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। शहद प्राचीन भारत में बसे पथरीले आश्रयों और जंगलों में चखा गया। सबसे पहला मीठा खाद्य पदार्थ था। भारत में प्राकृतिक और वनस्पति खेती दोनों में मधुमक्खी पालन को विकसित करने की अधिकाधिक क्षमता उपलब्ध है। लगभग 500 प्रजाति के फूल, पौधे, जंगली और खेती किए गए दोनों प्रजातियां पराग और मकरंद के स्रोतों के रूप में उपयोगी हैं। इसके बढ़ते उपयोग के कारण रोजगार के व्यापक विकल्प मौजूद है। इसे छोटी सी जगह और कम व्यय में कर सकते हैं शुरू। ये कम खर्चीला और बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय। शहद और मधुमक्खी पालन का भारत में एक लंबा इतिहास। प्राचीन भारत में बसे पथरीले आश्रयों और जंगलों में चखा गया। भारत में प्राकृतिक और वनस्पति खेती दोनों में मधुमक्खी पालन करना सहायक। इस मीठे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले खुली जगह की जरूरत होती है, जिसमें मधुमक्खी की पेटियों या बॉक्स को रखा जाता है। 4 से 5 हजार वर्ग फुट की जगह पर करीब 200 से 300 पेटियां रखी जा सकती है। इसके बाद बेहतर उत्पादन देने वाली मधुमक्खियां एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिस डोरसाला और एपिस इंडिका को पाला जाता है। इन प्रजातियों में एपिस मेलिफेरा सबसे ज्यादा शहद और अंडे देने वाली मधुमक्खी है। साथ ही कुछ जरूरी उपकरणों को लेकर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। जो किसान या युवा इस व्यवसाय में नए हैं, उन्हें प्रशिक्षण लेकर ही इसे शुरू करना चाहिए, जिसके तहत मधुमक्खियों की आदतों से लेकर शहद निकालने तक की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घावधि ऋण सुविधा भी दी जाती है। नाबार्ड लघु उद्योगों के लिए आमतौर पर 3 से 15 साल की अवधि के लिए ऋण देता है। इस ऋण से किसान इस व्यवसाय को आसानी से शुरू कर सकते हैं। जहां एक और किसान अपनी आय बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं सरकार भी किसानों के आत्मनिर्भर होने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में 500 करोड़ की राशि आवंटित की है। इससे 2 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। इससे रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही आत्मनिर्भरता भी आएगी। साथ ही विदेशों में बढ़ती भारतीय शहद की मांग से निर्यात में भी संभावनाएं बढ़ेंगी। कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाती है। इसके साथ साथ खेतिहर किसानों के लिए और प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का कार्य करती है। हम जानते हैं कि आज युवा जो है वो
पलायन कर रहे हैं गाँव से, और जबकि उनके पास रोज़गार के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में उन्हें ऐसे प्रशिक्षणों को देना ताकि वो जो है वो अपने गांव में रहते हुए वो अपने कार्यों को करें, अपनी खेती के साथ साथ कुछ ऐसे उद्यम लगा सके जिसके द्वारा उन्हें अतिरिक्त आय मिल सके। मधुमक्खी पालन जो है वो एक ऐसा उद्यम है जहां पर किसान जो है, जो युवा जो है वो खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर सकता है, जिसके द्वारा उसे वो अतिरिक्त जो है आय मिल सकती है। और इसके अलावा न सिर्फ उसे अतिरिक्त आय मिलती है, लेकिन जो हमारा कृषि का उत्पादन है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे लाभकारी कीट जो है, मधुमक्खी एक लाभकारी कीट है जो पर परागण की क्रिया करके जो है वो हमारे उत्पादन को भी बढ़ा देती है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो है वो ऐसे युवाओं को जो बेरोजगार हैं और उनको जो है वो प्रशिक्षण देने का कार्य करती है, जबकि हम जानते हैं सरकार की मंशा ये है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो। अगर किसान जो है वो मधुमक्खी पालन के साथ साथ खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन को वो करे तो निश्चित रूप से उसकी आय में 2 गुना 3 गुना जो है वृद्धि होगी, और इसके अलावा जो है उसका उत्पादन में भी उसका वृद्धि होगी। और हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे किसानों को जो है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग गांव में जा कर के किसानों को जो है वो प्रशिक्षण देते हैं। हमारे केंद्र पर जो है मधुमक्खी पालन का जो है प्रशिक्षण जो है चलाया जाता है, और उन्हें स्किल डेवलपमेंट में जो उनके विकास को कैसे वो मधुमक्खी पालन करें, इसके लिए पूरी उनको जानकारी दी जाती है, और वहाँ पर वो जानकारी प्राप्त करके जो है किसान जो है वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे बीच में अजीत कुमार मौर्य है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस स्थान पर जो बक्से हैं वो अजीत कुमार मौर्य जो हैं वो जगदीशपुर गांव के धनुपुर ब्लॉक के किसान हैं, जिन्होंने हमारे केंद्र से 2014 में प्रशिक्षण प्राप्त किया, और उसके बाद जब इन्होंने अपने इस कार्य को बढ़ाया तो उनकी जो है आय में कई गुना वृद्धि हुई। इन्होंने 3 बक्से से इसको प्रारंभ किया, और आज इनके पास 100 बक्से करीब लगभग है, जो 18 से 20 कुंटल प्रति वर्ष जो है वो शहद का उत्पादन करते हैं। न सिर्फ शहद का उत्पादन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें पराग भी मिलता है, जो जिसे वो सेल करके उसे बेच करके जो है अतिरिक्त आय उसके साथ साथ उसे प्राप्त करते हैं। न सिर्फ ये यहाँ पर ही अपने गांव में अपने खेत में ही रखते हैं, लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करके ले जाते हैं, जब जहाँ पर उन्हें अर्ली जैसे जहाँ पर अर्ली सरसों होती है वहाँ पर वो रखते हैं, तो वहाँ पर भी उनका उत्पादन बढ़ता है और इन्हें वहाँ पर जो है वो शहद मिलता है। उसके बाद जब समय आता है, जब इनके अपने गांव में जब इनको लोग सरसों लगाते हैं या दूसरी और भी फसलें हैं, चाहे वो हमारी अरहर की फसल हो, चाहे वो हमारी सब्जी की खेतियों में हो, जहाँ पर वो आम के बौर हैं, सहजन है, इन सभी से उन्हें अतिरिक्त उन्हें जो है वो शहद मिलता है, और वो जो है गांव में रख करके अपने बक्से को रख करके जो है अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करते हैं। जिसमें हमारे जो अजीत कुमार मौर्य हैं, जो पहले अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, जो अपने गांव में अपने घर की इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन आज वो अच्छे से रहने पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है मधुमक्खी पालन को एक उद्यम के रूप में लिया है, और आज वो जो है प्रति वर्ष जो है करीब 1,80,000 से लेकर के 2,40,000 तक जो है वो अतिरिक्त आय जो है मधुमक्खी पालन से प्राप्त करते हैं। और मैं सभी किसान, मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा कि मधुमक्खी पालन करके वो एक अतिरिक्त आय ले सकते हैं, और कृषि में जो है वो अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, और हमारी आय जो 2 गुना है। और क्योंकि जब हमारा जोत कम होता जा रहा है, ऐसे में हमें एक आवश्यकता इस बात की है कि हम उद्यम को लगाएं, ऐसे उद्यम को लगाएं जो हम खेती के साथ साथ उसे कर सकते हैं, और ये हमारे लिए लाभकारी होगा। तो किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें।
गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत की है और आज कृषि के क्षेत्र में अपना ये मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी उन्हीं की मुंह जुबानी। किसान एक ऐसी ताकत का नाम है जो हर विपरीत परिस्थिति में भी सहज रास्ता निकाल लेता है। किसान हर परेशानी का सामना करते हुए धरती का सीना चीरकर अन्न उपजाता है। ऐसी समस्याएं तब ज्यादा बढ़ जाती है जब प्रकृति प्रदत्त हो। राजस्थान एक ऐसी ही जगह जहां पहले से ही किसान जद्दोजहद करके खेती का दामन थामे हुए है। धूसर मिट्टी में ना तो जल धारण की क्षमता होती है, ना ही पर्याप्त पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके बाद भी यहाँ के एक किसान है राम नारायण, जो कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। कुछ जानता भी नहीं था कि नाम सुन के कुछ अधिकारियों से मैंने मिला तो मैं दुर्गापुरा गया। तो दुर्गापुरा जाने के बाद में हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे, उनसे हम मिले। जिस दिन हमने आवेदन किया उसी दिन हमारे को सेक्शन लेटर मिल गया। तो हमने 2 पोली हाउस की अप्लाई की थी, दोनों पोली हाउस की मिल गई। तो 2 पोली हाउस हमने लगाई थी। तो हमारे हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बोला था कि यार पहले आप एक लगाओ, क्या पता कामयाब होगी नहीं होगी। नहीं सर, हमारे को 2 लेना है। तो उन्होंने तो हमारे को 2 पोली हाउस दिया। जयपुर राजस्थान के किसान राम नारायण परंपरागत खेती को छोड़ आधुनिक खेती का रुख कर रहे हैं। खेती में हो रहे नुकसान की भरपाई करने के लिए राम नारायण ने पॉली हाउस में खेती करने का मन बनाया, लेकिन ये रास्ता इतना आसान ना था। इसके लिए उन्होंने सरकार की मदद ली और पॉली हाउस के लिए आवेदन दिया और जल्द ही उसे स्वीकार भी कर लिया गया। इस तरह साल 2013 में राम नारायण ने पॉली हाउस लगवाया, जिस पर सरकार ने 75% का अनुदान दिया। इस तरह से तैयार पॉली हाउस में राम नारायण ने सबसे पहले खीरे की खेती शुरू की, जिसमें उन्हें भरपूर पैदावार मिली। इसके बाद तो जैसे पॉली हाउस का सिलसिला सा बन गया। हमने 2013 फर्स्ट वीक में जो पोली हाउस लगाया था, उस पोली हाउस में हम शुरू में खीरे की खेती की थी। खीरे में हमने 62 टन खीरा निकाला। उस खीरे में निकालने से हमारे को और जागरूकता फैली। फिर हमने एक पोली हाउस की जगह 2 पोली हाउस लगाया। 2 पोली हाउस की जगह आज मेरे परिवार में 22 पोली हाउस लगे हैं। जो किसान पोली हाउस लगाता है उसको सौर ऊर्जा लगाना बहुत जरूरी है।
इसमें जब गर्मी का जो टेम्परेचर होता है उस टाइम पर अगर लाइट नहीं आएगी तो अपन इसके अंदर खीरे की पैदावार नहीं निकाल सकते हैं। जब टेम्परेचर 40 से 45 टेम्परेचर हो जाएगा तो हमारी फसल जलने का नुकसान होने का बहुत बड़ा एक संदेशा है। अगर सौर ऊर्जा लगी होगी, बिजली नहीं आएगी ना, तो इस सौर ऊर्जा एक किसान के लिए रामबाण है। तो किसान को सौर ऊर्जा लगाना बहुत ज़रूरी है, फार्म पॉइंट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। सौर ऊर्जा जब भी लाइट नहीं आएगी तो दोपहर की टाइम अपन स्पीकर ऊपर की जो फोगर है, टेम्परेचर हाई होगा, वो फोगर चलाने के लिए अपन को सौर ऊर्जा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आज राम नारायण करीब 22 पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, लेकिन ये सब इतना आसान ना था, क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या सामने खड़ी थी और वो थी पानी की। इसके लिए उन्होंने फार्म पर ही पक्के तालाब का निर्माण करवाया, साथ ही बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए सोलर पैनल लगवाए। इन सब सुधारों के बाद राम नारायण ने एक और अच्छी पहल की और वो है जैविक खेती को अपनाना। साल 2015 के पहले वो भी रासायनिक खेती ही किया करते थे, लेकिन लोगों के सुझाव और रासायनिक खाद के दुष्परिणामों को जानने के बाद वो भी जैविक खेती करने लगे। साथ ही जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो जैविक खेती जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हम अंदर पॉली हाउस के अंदर हर आदमी को घुसने नहीं देते हैं। दूसरी चीज़, हमने जो भी जैविक का जो काम करते हैं, जो काढ़ा बनाते हैं, जो जैसे नीम ऑयल है, अपने आकड़े के दतुरे हैं, गोबर को सड़ाते हैं और कई चीज़ें हमारे जैसे छाछ होती है, हमारे छाछ के अंदर भी हम उसको भी मतलब बहुत 3-4 दिन तक उसका मतलब उसको एक खटाई अच्छी तरह खटाई देके उसका भी हम स्प्रे मारते हैं ना, तो हमारे को एक रामबाण से मिलता है। गौमूत्र, नीम के पत्ते, आक के पत्ते और छाछ का प्रयोग किया जाता है। वो बताते हैं कि इससे उन्हें गुणवत्ता युक्त उपज मिलती है। जैविक खेती के अंदर जैसे ये केचुआ खाद हो, और जैविक खेती के अंदर जैसे हम काढ़ा बनाते हैं, आकड़े के दथुरे उनको गाड़ के हम कई प्रकार के काढ़े बना के हम उसको यूज में लेते हैं। नीम ऑयल का हम ऊपर स्प्रे करते हैं, उसमें हमारे को कई चीज़ें, कई जीवाणु कीटाणु। वैसे तो पॉली हाउस में बीमारियाँ बहुत कम आती है, क्योंकि ये पैक हाउस है, तो पैक हाउस में बीमारियाँ कम आती है। राम नारायण की मेहनत पॉली हाउस के अंदर और बाहर दोनों जगह देखी जा सकती है। बाहर खेत में वो मिर्च और टमाटर की फसलें उगाते हैं, इससे भी उन्हें मोटा मुनाफा मिलता है। कि जितने से कम हो, जितना जहर कम हो, जितने से जितना कम हो, यूरिया वगैरह जितना भी है ये सबसे कम देवे और सबसे कम जहर देके ही अगर खाने के अंदर जिस आदमी को 10 मन गेहूँ पैदा करता है वो चाहे 8 मन गेहूँ पैदा कर ले, पैदावार कम हो जाए उसकी अपन को बर्दाश्त है। लेकिन मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस जहर से बचे और ये जहर कभी भी ला के अपने खेतों में नहीं डाले। इस खेती भी हमारी आगे से आगे इतना खेत बिगड़ते जा रहे हैं इस केमिकल डालने से, जो हम आने वाले टाइम में हमारे बच्चे भी खेती नहीं कर पाएंगे। कृषि में किए गए उनके कार्यों के कारण उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। किसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। राम नारायण ने विपरीत हालातों में भी सफल खेती करके दूसरे किसानों को सीख दी है। ऐसे किसानों की कामयाबी ही हमारे देश का असली विकास है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखी कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। तो इसी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।